हेलो दोस्तों, मैं रवि आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम पार्ट 2 साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जिनकी संभावनाएं आने वाले ग्रुप डी के पेपर में काफ़ी हदों तक है। दोस्तों देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि किस तत्व के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो मैग्नीशियम है उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है दोस्तों 12। तो उसके 3 कोष बनेंगे, पहले में 2, दूसरे में 8 और बच गए 2। तो बाह्यतम कोष जो कि तीसरा है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी तरह दोस्तों आपको एटॉमिक नंबर जो है वो मास नंबर ज़रूर पता होना चाहिए। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है दोस्तों 17। तो इसके पहले गोले में 2, फिर 8 और बच गए 7। तो इसके 7 होते हैं दोस्तों। ये होते हैं बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन, जिनको हम इंग्लिश में वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं दोस्तों। अब और जानकारी के लिए बता दूं कि वैलेंसी क्या होती है दोस्तों। वैलेंसी का मतलब है ये जो आखिरी 2 गोले हैं, आखिरी 2 इलेक्ट्रॉन हैं आखिरी गोले में, हर कोई चाहता है कि इनके आखिरी गोले में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, चाहे वो आखिरी गोला दूसरा हो, पहला हो, कुछ भी हो। पर इसके आखिरी गोले में 2 हैं, इसको चाहिए कितने दोस्तों? 6 की और ज़रूरत है। तो ये 6 किसी और से लेगा। तो जिसके पास 6 होंगे वो देगा क्यों? उसको तो 2 लेने हैं बस। तो ये दोस्तों जो मैग्नीशियम है इसके आखिरी में 2 हैं, तो ये 6 इसको कोई नहीं देगा, इसलिए ये क्या करेगा, अपने 2 को ही दे देगा। ये 2 इसके बाहर के जो इलेक्ट्रॉन हैं इनको दे देगा, जिससे इसका ये बाहर का गोला ही ख़त्म हो जाएगा। अभी जो गोला इसका बाहर का बनेगा वो बनेगा ये वाला। ठीक है दोस्तों, इसको बोलेंगे एल शेल बोलेंगे दोस्तों, इसको एल कोश। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं दोस्तों? 8। तो ये अब संतुष्ट हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों जो क्लोरीन है उसके आखिरी गोले में कितने बताए थे? 7। अब 7 हैं, इसको आखिरी गोले में बनाने कितने? 8। तो इसको 1 की ज़रूरत है। तो दोस्तों ये 1 लेगा, ना कि 7 देगा। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई दोस्तों? इसकी वैलेंसी हो गई 1। और इसी तरह मैग्नीशियम की वैलेंसी, मैग्नीशियम ने 2 देकर अपने आखिरी गोले में 8 पूरे किए, तो इसकी वैलेंसी हो गई 2। दोस्तों क्वेश्चन को हम समझाने की कोशिश करते हैं, ना कि रटाने की, इसलिए थोड़ा टाइम लगता ही है। आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 27, चमगादड़ परावर्तित डैश प्राप्त कर रास्ते की रुकावटों का पता लगाता है। तो किस प्रकार की वेव्स का जो है बैट इस्तेमाल करके पता लगाता है रुकावट या उसके शिकार का? तो दोस्तों उसको बोलते हैं पराश्रव्य तरंगे। इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों उसको अल्ट्रासोनिक वेव्स। अल्ट्रासोनिक वेव्स। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप इधर देख भी पा रहे होंगे, हमने कुछ नया करने की कोशिश की है जिससे आपको समझ में आसानी से आए और इंटरेस्ट बना रहे। जो हम हैं, आदमी हैं, वो केवल 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी की आवाज़ को सुन पाते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम ऑडिबल रेंज भी बोलते हैं, सुनने वाली जो श्रेणी है उसमें आता है। 20 हर्ट्ज से नीचे की जो रेंज है उसको दोस्तों इंफ्रारेड रेंज बोलते हैं। ये यहाँ देख पाएंगे आप। इसको केवल हाथी वगैरह ही इस्तेमाल करते हैं और कुछ जानवर हैं वो जो सुन पाते हैं। हाथी 20 हर्ट्ज से नीचे की फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करके अगर कहीं गुम हो जाते हैं तो वो अपने झुंड का पता लगाते हैं। और जो दोस्तों भूकंप, अर्थक्वेक आता है, जो वॉल्केनो आता है, जिस तरह कोई थंडर भूकंप वगैरह आता है, कोई तूफान आता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी दोस्तों इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसीज में होती है जो हम नहीं सुन पाते। उसके बाद दोस्तों अल्ट्रासोनिक जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो केवल कुत्ते, बिल्ली और चूहे वगैरह सुन पाते हैं दोस्तों। उनकी रेंज 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर की होती है अल्ट्रासोनिक की, अगर कोई पूछे तो।
क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहते हैं दोस्तों, समजात श्रृंखला बताइए, मतलब जो ऑड है, जो सबसे अलग है वो बताइए। तो दोस्तों मैंने आपको पहले दिखाया है कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, अगर इसमें N1 लेते हैं तो H कितना हो जाएगा दोस्तों, अगर C1 लिया तो H है इसमें 2 गुना 1 प्लस 2, मतलब C अगर 1 है 2 1 जा 2 प्लस 4 2 4। तो दोस्तों इसमें लगा एल्केन, इसमें केवल 2N और इसमें -2 होता है दोस्तों एल्काइन का जो बॉन्ड बनता है। तो देखिए इसके अंदर इन सभी में एल्केन वाला फॉर्मूला लागू हो रहा है और जिसमें नहीं हो रहा वही आंसर होगा दोस्तों। C1 है तो H 2 1 जा 2 प्लस 2 4, तो ये ठीक है दोस्तों। अगर C की वैल्यू 2 है तो H कितना होगा 2 × 2 प्लस 2, तो ये 2 2 जा 4 और 2 6 है दोस्तों, ठीक है। अब अगर 4 है तो यहाँ पे 4 करेंगे, 2 4 जा 8 और प्लस 2 10, तो दोस्तों यहाँ पे H की वैल्यू आनी थी C4H10, जो कि नहीं है दोस्तों। इसी तरह ये देखिए ये सही है, यहाँ पे वैल्यू इसकी 3 करेंगे तो 3 2 जा 6 प्लस 2 8, ये ठीक है दोस्तों। तो यही एक है जो ऑड है। तो दोस्तों इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में क्या क्या होता है। देख लेना है कि ये किस श्रेणी से मिल रहा है, तो ये सारे एल्केन से मिल रहे थे, हो सकता है अगला क्वेश्चन एल्कीन से मिले, तो आपको इनका याद रखना है दोस्तों। 29 कहता है कौन सा टिश्यू पौधों में भोजन का परिवहन करता है। पिछले वीडियो में बताया था दोस्तों, जो जैसे शुरू होगा वो जल का, जैसे कि जाइलम, जो फै से शुरू होगा वो फल या भोजन का, तो फ्लोएम। तो आंसर हो गया दोस्तों इसका फ्लोएम। क्वेश्चन नंबर 30, संवेग, इंग्लिश में दोस्तों उसको मोमेंटम कहते हैं, कि SI इकाई क्या है, स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में उसकी वैल्यू क्या है। तो देखिए दोस्तों जो मोमेंटम है वो है P = mv, फॉर्मूला ये है। मास की जो यूनिट होती है वो होती है kg, और वेलोसिटी की होती है दोस्तों मीटर प्रति सेकंड, तो ये हो गया दोस्तों kg मीटर, नीचे वाला सेकंड ऊपर आएगा तो इसकी पावर माइनस में हो जाती है, kg मीटर प्रति सेकंड। दोस्तों इनके आप एक नोट्स बना लेना, सभी के, किसी का भी पूछा जा सकता है। ये मैथ का भी क्वेश्चन है दोस्तों और साइंस में भी ले लिया हमने। इतना मीटर लंबी एक ट्रेन 46 सेकंड में इतने लंबे पुल को पार करती है, तो इस ट्रेन की गति क्या होगी। तो दोस्तों ये बहुत ही सुहाना डायग्राम है। इस तरह के हम जब सफ़र करते हैं, ट्रेन चलाते हैं, तो बहुत सारे मोमेंट हम देखते हैं दोस्तों, आपके साथ शेयर करेंगे या कभी स्पेयर गए तो। देखिए अगर इतनी लंबी ट्रेन है, ये लंबी ट्रेन है और आगे ये पूरा पुल है, तो इसको पार करने में कितना समय लग रहा है, इतना तो ट्रेन की गति कैसे निकालें। तो ट्रेन ने कुल दूरी कितनी तय की दोस्तों पार करने के लिए, पुल को पार किया और खुद पार हुई, ये दूरी और बटे में समय 46 सेकंड, बस यही करना है। तो दोस्तों ट्रेन की लंबाई थी 158.5 और पुल की लंबाई थी 761.5, इन दोनों को जोड़ देना है, कुल लंबाई जो होगी तय की गई बटे में समय। तो दोस्तों इनको जोड़ के जो आंसर आएगा 920/45। अब दोस्तों क्या है, इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 20 आया दोस्तों, क्या 20 आया मीटर प्रति सेकंड। अब इसको बदलना है, आंसर तो हमारा किलोमीटर में मैंने बताया था। छोटे से बड़े में जब जाते हैं तो बड़ी रकम 18 ऊपर और 5 नीचे दोस्तों, 5 1 जा 5, 5 4 जा 18 चौक 72, तो दोस्तों इसका आंसर आ गया 72 किलोमीटर प्रति सेकंड। 32 फ्लोएम,
विशेष फाइलम जो है समुद्री जानवरों में किस में होता है, तो ये दोस्तों एक समुद्री जानवर का नाम है एकिनोडर्माटा, इसमें पाया जाता है। आयनीकरण ऊर्जा की इकाई क्या है? देखिए दोस्तों, आयनीकरण सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए होता क्या है, इसलिए डायग्राम लाए। जो कोई एटम है, कोई भी एटम है, जैसे हमने मैग्नीशियम पढ़ा, उसके बाह्यतम कितने इलेक्ट्रॉन थे? गोले में 2। इनको हमें निकालना है, क्योंकि मैग्नीशियम क्या कहता है, मेरे को सेटिस्फाई होना है, फ्री होना है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को देगा। हमने बताया था इसकी वैलेंसी है 2 की, मतलब ये 2 को देना चाहता है। तो इसके जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो हमें ऊष्मा एनर्जी जो दे लगानी पड़ेगी, उसको बोलते हैं दोस्तों आयनीकरण ऊर्जा। तो दोस्तों एनर्जी की जो यूनिट होती है वो होती है जूल, और 1 मोल के लिए जो एनर्जी लगेगी निकालने के लिए, इसलिए इसको किलो जूल पर मोल लेते हैं दोस्तों, याद रखना। उत्तक जो पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है, तो ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं। अगर केवल कठोर और मजबूत आता है दोस्तों तो स्क्लेरेनकाइमा लिखेंगे, पर अगर लिख दे साथ में कठोर मजबूत और लचीला, जिससे पेड़ टूटे ना, लचीला, तब फिर दोस्तों आपको स्क्लेरेनकाइमा नहीं कोलेनकाइमा को आंसर में इस्तेमाल करना होगा। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? तो ये साधारण सा आंसर है इसका, सोडियम कार्बोनेट। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। कहते हैं पीएच जो स्केल है हाइड्रोजन आयन के जो सांद्रता मापता है, तो उसमें पी की क्या अर्थ होता है दोस्तों? तो पी जो है वो एक जर्मन शब्द है और उसका नाम होता है पोटेंस मतलब ताकत। जो एच केवल, हाँ दोस्तों इसमें ये भी पूछ ले आपसे कि क्या मापता है, तो ये एच पॉजिटिव आयंस मापता है दोस्तों। जिसमें होंगे वो एसिड और जिसमें नहीं होते मतलब उसमें OH आयंस होते हैं, तो इसका मतलब वो बेस की तरफ आकर्षित हो रहा है। अब आगे है, जब 100 न्यूटन का एक बल 50 kg द्रव्यमान की एक वस्तु पर लगता है तो त्वरण बताइए कितना उत्पन्न होता है। तो दोस्तों न्यूटन का कौन सा लॉ इस्तेमाल हो रहा है? न्यूटन का सेकंड लॉ। देखिए जो बल लगता है किसी वस्तु के ऊपर, तो वो वस्तु आगे की तरफ मूव करती है या पीछे की तरफ, वो देखा जाता है बल किस तरफ से लग रहा है। तो बल का फॉर्मूला क्या हो गया दोस्तों? मास 50 kg है, वजन द्रव्यमान कितना है 50, त्वरण निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, फोर्स कितना लगा है दोस्तों 100, तो 50 भाग में, तो ये कितना बन जाएगा 2। तो 2 मीटर, ये भी 2 मीटर सेकेंड है स्क्वायर है, और ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो क्या आएगा दोस्तों इसका आंसर? 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है दोस्तों, याद रखिएगा आप इसका आंसर। माइनस का इस्तेमाल करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है? यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करती है तो किया गया कार्य इतना है, बताइए बल कितना हुआ? तो दोस्तों अब कार्य की बात आ गई, किया गया कार्य मतलब वर्क का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? जब दूरी दे रखी हो और बल निकालना हो तो वर्क होता है फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना लगा है दोस्तों, निकालना है, काम कितना हुआ है 20,000 जूल, ये हुआ है दोस्तों। और कितनी दूरी तक उसको लेके गए हैं जहाज को 4000, तो दोस्तों ये 4000 इसके नीचे आ जाएगा, 3 0 से 3 0 कट जाएंगे, 4 पंजे, तो 5 न्यूटन जो बल आ जाएगा दोस्तों वो लगा है। 38 कहता है भौतिक मात्रा का नाम बताइए जिसमें वेग और बल का गुणनफल होता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ से कैसे करेंगे इसको, किस किस का पूछ रहा है? बल और वेग, मतलब फोर्स और वेग, वेलोसिटी। अब दोस्तों वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से वेलोसिटी को हम लिख देते हैं
डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, फॉर्मूला सबको पता है, ठीक है। अच्छा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है दोस्तों, अभी अभी करके आए हैं पीछे पीछे वाले क्वेश्चन में। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है दोस्तों कार्य, नीचे रह गया समय, और वर्क अपॉन टाइम क्या होता है दोस्तों, पावर। पावर मतलब शक्ति, तो ये आंसर हो गया शक्ति का। तो दोस्तों इस तरह से आपको आने चाहिए, और ये अगर आपको आ गया दोस्तों, इससे भागना नहीं है। अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तभी आप कंपटीशन जीत पाएंगे। साधारण से क्वेश्चन हर कोई कर देगा, पर इस तरह के क्वेश्चन जो कुछ हार्ड होंगे, कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे, वो आपको करने हैं, तभी आपका सिलेक्शन श्योर होगा दोस्तों। यदि एक तत्व के एक परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन हैं तो उसका मास बताइए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे लिखा भी है, किसी भी एटम का मास जो निकलता है वो उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से निकलता है दोस्तों। प्रोटॉन को जोड़ लीजिए और न्यूट्रॉन को जोड़ लीजिए, उसका जो द्रव्यमान है वो निकलाएगा, इन दोनों को जोड़ के। ये और कुछ बातें बता देता हूँ दोस्तों। जो कोई एक परमाणु होता है उसमें 3 चीज़ें होती हैं दोस्तों, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। जो न्यूट्रॉन होता है उस पर कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रॉन पे माइनस का चार्ज और प्रोटॉन पे प्लस का चार्ज। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जो संख्याएं होती हैं दोस्तों वो बराबर होती है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर किसके बराबर होगा दोस्तों आपका, किसी भी एटम का, तो वो प्रोटॉन, जितने भी प्रोटॉन हैं उनके बराबर होगा, याद करके लिखें। आगे क्वेश्चन नंबर 40, अवतल दर्पण। ये सारे आपके इस तरह के जो दर्पण होंगे वो अवतल दर्पण होंगे। जैसे आप चम्मच में अपना चेहरा अगर देखने की कोशिश करें तो अवतल दर्पण होगा। कहता है यदि अवतल दर्पण और एफ जो फोकस है, ये दोस्तों ये है फोकस, के बीच में कोई वस्तु अगर रख देते हैं तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो दोस्तों फोकस क्या होता है, देखिए ये जो आपका दर्पण है इसको थोड़ा सा गोल कर दें तो ये उसका केंद्र बिंदु हो जाएगा। केंद्र बिंदु और जो बीच की दूरी होगी ये वाला हिस्सा, उसको फोकस बोलते हैं दोस्तों। यहाँ और दर्पण के बीच में देखिए ये रखा है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ये रहा, ठीक है दोस्तों। तो इसकी इमेज कहाँ बन रही है, तो इसकी इमेज दोस्तों मिरर के पीछे बन रही है, दर्पण के पीछे बन रही है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आभासी बोलते हैं दोस्तों। ये 6 केस होते हैं दोस्तों, 10वीं की साइंस की बुक किताब में है, बिल्कुल आसान है। एक क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, अगर बाहर जो दर्पण से, देखिए जो दर्पण से जो किरणें आ रही हैं वो बहुत ही दूर से आ रही हैं, तो इमेज कहाँ बनती है दोस्तों, तो जो इमेज बनती है वो फोकस पे बनती है, ये इम्पोर्टेंट है। और अगर ऑब्जेक्ट को, वस्तु को फोकस पे रख देते हैं दोस्तों, कहाँ पे, फोकस पे, एफ पे, तो इमेज कहाँ बनेगी दोस्तों, तो जो इमेज बनती है वो इन्फिनिटी पे जाके बनती है दोस्तों, ऐसे। इसका केस देखिए, ये तो केस है जब इन्फिनिटी से आ रही हो, बहुत अनंत दूर से, और जो वस्तु को कहाँ रखा हो दोस्तों, फोकस पे, तो देखिए ये वाला केस है, ठीक है। अब कहता है अगर सी पे रख देते हैं, सी मैंने बताया था सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी बिल्कुल केंद्र बिंदु, केंद्र पे रख देते हैं तो कहाँ बनती है दोस्तों, अगर केंद्र पे रखते हैं, ये वाला केस है, तो केंद्र पे ही बनेगी। वस्तु ऊपर है, उसका प्रतिबिंब जो है वो उल्टा बनेगा, पर बनेगा कहाँ पे, सी पर ही बनेगा। तो ये कुछ केस हैं दोस्तों, आप इनको जरूर एक बार याद करके जाइएगा। आगे कहता है एक कार की चाल 5 सेकंड में 36 से 54 हो जाती है, तो त्वरण बताएं। त्वरण बिल्कुल आसान है, एक्सेलरेशन जो आखिरी गति थी और जो पहले थी माइनस करके जितना समय लिया उसको कर दें, तो 54 में से 36 को माइनस किया दोस्तों और 5 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा एक
मीटर प्रति सेकंड। पर इसको करने के लिए दोस्तों आपको पहले देखिए माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 18/5, पर ये आएगा मीटर प्रति, ये आएगा 18/5 किलोमीटर प्रति घंटे में। ठीक है दोस्तों, अब इसको बदलना किस में है, आंसर तो मीटर प्रति सेकंड में है, तो इसको बदलेंगे तो मेरे को पता है बड़े से छोटे में जाना है तो 5/18 से गुना करेंगे, तो 18 से 18, 5 से 5 कट गया दोस्तों, तो 1 बचा 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कहता है विभवांतर की इकाई बताइए। दोस्तों देखिए विभवांतर वोल्टेज करंट लगता है, तो ये तो मजाक के लिए बनाया दोस्तों, तो विभवांतर वोल्ट होता है। आसान सा क्वेश्चन था, आते भी पेपर में। पास्कल, सबसे पहले तो क्वेश्चन ये बनता है पास्कल किसकी इकाई है, तो पास्कल जो है दोस्तों वो प्रेशर की इकाई होती है। अब पास्कल होता किसके बराबर है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए प्रेशर होता क्या है। भाई देखिए आप किसी वस्तु पे बल लगाते हैं, कोई कील ठोक रहे हैं और वो कील का आगे का हिस्सा नोकीला है इसलिए वो ठुकती है, तो प्रेशर तभी तो लगता है। कोई वस्तु आगे से नोकीली होगी तो थोड़े से एरिया पे जाके ठुकेगी तो उसका प्रेशर ज़्यादा रहेगा, तो फोर्स अपॉन एरिया फॉर्मूला होता है। फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है दोस्तों, और एरिया होता है आपका मीटर स्क्वायर, तो जो आ गया न्यूटन। मीटर स्क्वायर नहीं लगाएंगे दोस्तों, मीटर स्क्वायर नीचे, जब ये ऊपर आएगा तो इसकी पावर हो जाएगी माइनस में। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ध्यान रखें दोस्तों, गलती ना करें, आता हुआ भी गलत हो जाता है क्वेश्चन। अब कहता है एक समूह में संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी मतलब देखिए दोस्तों, मैं मान लीजिए ये ले लेता हूँ मैं ग्रुप नंबर 2, इसमें जितने भी ये इलेक्ट्रॉन हैं, सॉरी जितने भी एटम है इनमें सभी इलेक्ट्रॉन की जो बाह्यतम जो इलेक्ट्रॉन है वो सारे क्या रहते हैं दोस्तों, बराबर रहते हैं, तो ये घटती बढ़ती नहीं है, बराबर रहते हैं। अच्छा, जब आप लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो ये संख्याएं बढ़ती हैं, और जब वापस आते हैं तो ये संख्याएं घटती हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। 45 कहता है एक आदमी 20 kg का भार जो है वो भूमि से उठाता है ऊपर की तरफ, तो बताइए उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। अभी तो कार्य के बहुत सारे क्वेश्चन हमें कर दिए हैं, अब तो हम जब से निकाल देंगे। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है फॉर्मूला। फोर्स जब किसी वस्तु को ऊपर की तरफ, फोर्स का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, फोर्स होता है ma, पर जब किसी वस्तु को ऊपर की तरफ उठाया जाता है तो ग्रेविटी लगती है तो उसका बन जाता है mg, तो फोर्स की जगह लगा देंगे mg, और s को h लिख दो या s लिख दो, एक ही बात है, तो mgh फॉर्मूला हो गया। mgh वर्क मास कितना है दोस्तों, mgh फॉर्मूला है, g की वैल्यू 10 ले लेते हैं, हाइट कितनी है 5 मीटर, बस इसको गुणा कर दिए आंसर आ जाएगा दोस्तों आपका 20 पंजे 100 और 100 गुना 2 1000। जूल इसका अब 1000 आ जाएगा दोस्तों, तो उसकी यूनिट हो जाएगी जूल होती है वर्क की, तो ये 1000 जूल। 46 कहता है विस्थापन ज्ञात करने के लिए प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक डैश बनाया जाता है। तो दोस्तों कोई भी अगर आपको डिस्प्लेसमेंट देखना है तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा लंबी सीधी जो दूरी होती है उसका ही देखा जाता है, तो सीधी रेखा खींच के हम विस्थापन का पता लगाते हैं कि भाई शॉर्टेस्ट पाथ कितना है। विद्युत धारा किसके बराबर होती है क्वेश्चन है, तो दोस्तों विद्युत पैदा कब होता है ये पूछना चाहता है क्वेश्चन ही। देखिए जब हम करंट देते हैं तो जो चार्ज है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन है वो देने से, सप्लाई देने से वो दौड़ना चालू करते हैं, और उनके दौड़ने का जो दौड़ने में जो समय लिया है चार्ज ने, उसी से हम करंट का बताते हैं। तो चार्ज को हम Q से दिखाते हैं और अपॉन T टाइम Q, तो यहाँ से बन जाता है दोस्तों करंट। तो ये फोर्थ वाला आंसर हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 48, एक जो तत्व है उसका क्रमांक है 15, तो बताइए इसका गुण किस और तत्व के समान होगा। तो साधारण सी बात है दोस्तों, इसका देखते हैं कितने शेल हैं, तो 2 8
और 5, मतलब आखिरी गोले में इसके 5 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इनमें से जिसके भी आखिरी गोले में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसके समान होता है। इसी तरह से ये सारी टेबल भी बनाई जाती है। बताया था मैंने अभी पीछे क्वेश्चन, सभी के इस ग्रुप में सभी के आखिरी गोले में जो होंगे इलेक्ट्रॉन वो सभी बराबर होंगे। तो देखिए नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, 2 पहले गोले में जाते हैं हमेशा और बच गए 5। तो इसके में भी 5 है और इसके में भी 5 थे आखिरी में। तो ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा विलयन अधिक अम्लीय है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, 0 से 7 तक जो वैल्यू रहती है, 7 तो न्यूट्रल हो जाता है, पर 7 से जस्ट पहले और 0 तक जो है वो एसिड के बारे में, अम्ल के बारे में दर्शाता है। और 7 से ऊपर और 14 तक वो बेस हो जाते हैं दोस्तों, वो बेस बढ़ता जाता है, क्षारीय ज़्यादा होता जाता है। तो अब ये अम्ल तो बता दिया 0 से 7, पर कौन अम्ल ज़्यादा होगा? 0, 1, 2, 3, 4 तो 10, तो 0 वाला सबसे ज़्यादा अम्लीय, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, फिर ये दोस्तों क्षारीय होते जाते हैं, इनका रंग बदलता जाता है। देखिए यहाँ से डेंजर, थोड़ा सा ऑरेंज, फिर ऐसा, फिर ग्रीन, फिर ऐसे ब्लू, तो ये क्षारीय होते जा रहे हैं दोस्तों। आगे देखते हैं। 10 kg द्रव्यमान वाली एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ गतिमान है, तो वस्तु में गतिज ऊर्जा बताइए। तो दोस्तों गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आपको कई बार बताया है, काइनेटिक एनर्जी 12 mv² होती है दोस्तों। तो मास आपको दिया है, कितना है द्रव्यमान 10, और गति आपको दी है 4, जो कि 2 बार लिखनी है, स्क्वायर है। तो ये दोस्तों हो गया 4 दूनी 8 और 80। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला में उसकी यूनिट होती है जूल, तो आंसर आ गया 80 जूल। तो दोस्तों आपको यूनिट का पता होना अवश्य ज़रूरी है। तो ये थे दोस्तों हमारे 50+ क्वेश्चन। आशा करते हैं आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट रह गई है तो आप कमेंट में करें। और दोस्तों अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो, हमारा पढ़ाना अच्छा लगा हो, या किसी प्रकार का इम्प्रूवमेंट आप बताना चाहते हैं तो ज़रूर करें, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हमारा मोटिवेशन रहे और हम इसी तरह नए नए वीडियोस बनाते रहें आपके लिए। धन्यवाद दोस्तों। आशा करते हैं जो आपने चाहा वो आपको मिले।